अब ये वाला क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो जनरली वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का पहला फॉर्म क्या है, पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी। ये पहला फॉर्म है। वैसे चार इक्वेशन ऑफ द फॉर्म है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का। पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। बाद में पोजीशन वेक्टर ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी क्रॉस सी, पोजीशन वेक्टर ये लैम्डा और यहाँ पे रहता है वेक्टर बी सी। ये जॉइनिंग द पॉइंट वाला है, ये है परपेंडिकुलर वाला, ये है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट वाला। यहाँ पे पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट ऐसे है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ। लेकिन ये पहला उसका ओरिजिनल फॉर्म है, ये पहला उसका ओरिजिनल मेन फॉर्म है। ये मेन फॉर्म नहीं है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर इस फॉर्म में हमें फाइंड करना है तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर ये यानी क्या होता है पासिंग थ्रू द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर बी यानी क्या होता है हैविंग द डायरेक्शन रेशो। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशो है तो ये पोजीशन वेक्टर बी यानी पैरेलल वेक्टर बी हम बना सकते हैं। अब उसने क्या बताया है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से बनाना है कि आपके पास हुज कार्टेशियन इक्वेशन, आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन से हमें वेक्टर इक्वेशन बनाना है। अब कार्टेशियन इक्वेशन जनरली ऐसे फॉर्म में रहता है x माइनस x1 बाई ये वाले फॉर्म में रहता है x माइनस x1 बाई y माइनस, अब इस फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट, ये गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। x माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। ये ओरिजिनल कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉर्म है। तो ये जो कार्टेशियन इक्वेशन प्रॉब्लम में दिया है इसको ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर ये कौन होता है, ये बी सी, ये है डायरेक्शन रेशो। ये डायरेक्शन रेशो से हमें मिलेगा पोजीशन वेक्टर बी। ये x1 y1 z1 ये कौन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ से हमें मिलेगा पोजीशन वेक्टर ये। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ये मिल गया, डायरेक्शन रेशो से पोजीशन वेक्टर बी मिल गया, तो आपको मिल गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अब ये वाला जो इक्वेशन है उसने बताया प्रॉब्लम में कि ये कार्टेशियन इक्वेशन है, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन ये वाले फॉर्म में रहता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये क्लियर है, ये y इज इक्वल टू 2, ये क्लियर है। कैसा है देखो, ये y इज इक्वल टू 2 यानी ये ऐसा है y माइनस 2। अगर कार्टेशियन इक्वेशन में अगर ऐसा आपको दिखा रहा है x इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू समथिंग, z इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा एक प्रॉब्लम में हुआ था हमने लास्ट में, z माइनस ऐसा है z माइनस 2 बाई 0 ऐसा हमें मिला था। ओके, तो हमने ऐसा कंसीडर करके कि 0 इधर ट्रांसफर हो गया, ये माइनस में से प्लस में ट्रांसफर हुआ, तो z इज इक्वल टू 2, ऐसा हमें एक प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम मिला था। तो यही है, ये y इज इक्वल टू 2 यानी कौन है, ये y माइनस 2 अपॉन 0 है। ये y माइनस 2 अपॉन 0 है, ये 0 इधर ट्रांसफर हो रहा है, फिर माइनस ट्रांसफर हुआ प्लस में, तो y इज इक्वल टू 2 मिल गया। ये क्लियर हुआ, यानी ये y माइनस y1 अपॉन b, y माइनस y1, ये हो गई y1 की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू, डायरेक्शन रेशो b, और ये हो गया y1 की वैल्यू। ये तो क्लियर हो गया। देखो क्या बताया कि इस टाइप का प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हुआ था आपको, मैंने बताया था, ये होमवर्क में भी हुआ कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन में कोई अगर ऐसा सेपरेट लिख रहा है y इज इक्वल टू 2 या z इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 4, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये क्लियर है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहां से x और z मिलेगा हमें। गिवन कार्टेशियन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2, 4x माइनस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x माइनस 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 3z और 5 इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर रखते हैं 4x,
ये माइनस में से प्लस में आ गया, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ गया। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमें x माइनस x1 चाहिए, यहाँ पे z माइनस z1 चाहिए। तो z यानी कार्टेशियन इक्वेशन जो रहता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z, यानी x y z इनका कोएफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, 1 नहीं, यहाँ भी 1 लाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। z का कोएफिशिएंट 3 है, ये 3 को बाहर निकाल देते हैं। 4x इज इक्वल टू 3 बाहर निकाल देते हैं, तो ये z यहाँ से कॉमन निकल गया है, जहां से कॉमन नहीं निकलता वो डिनोमिनेटर में रहेगा 5/3। तो ये मिल गया, ये क्लियर हो गया। z माइनस z1 ये वैल्यू हो गई z1 की। अब इसका जो कोएफिशिएंट 3 है, ये 3 क्या करेंगे, और इसका कोएफिशिएंट 4 है, ये क्या करेंगे। अब ये यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये 4 यहाँ से निकलना चाहिए, ये यहाँ से 3 निकलना चाहिए, यहाँ से 3 निकलना चाहिए, यहाँ से 4 निकलना चाहिए। तो निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, क्या करेंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दो ऑप्शन कैसा है। एक तो इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, दोनों का डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1/4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, z माइनस 5/3 अपॉन 1/3, ऐसा हो जाएगा। मिल गया। यहाँ पे x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट। z माइनस z1, ये z1 की वैल्यू हो गई, ये डायरेक्शन रेशो हो गया। ये कौन सा हो गया, ये b नहीं हुआ, ये z है ना, तो ये हो गया c। और b मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 2 है, ये y इज इक्वल टू 2, यानी इसको क्या लिखना पड़ता है, कार्टेशियन इक्वेशन में अगर ऐसा इक्वेशन मिलता है तो उसको कन्वर्ट करते समय y माइनस 2/0 होता है। तो यहाँ पे y है, ये डायरेक्शन रेशो b का हो गया, ये पहला ऑप्शन। ये भी ऐसा हो सकता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट सॉरी इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये इनटू में है, अपॉन में ट्रांसफर 1 है। तो फिर ये क्या करेंगे, सिंपल, ये रेसिप्रोकल में अगर नहीं रखना है तो दूसरा वे कौन सा है, यही दूसरा में नहीं, दूसरा यही ठीक रहेगा, यही आपको बताता हूं। ये दैट इज 4x बाय 1 3 इंटू z माइनस 5/3 1 और y इज इक्वल टू 2 है, ये तो है अभी। तो क्या लिखना पड़ेगा इसको, x ये इंटू में है, अपॉन में जाएगा 1/4, z माइनस 5/3 अपॉन 1/3, और इसको क्या लिखेंगे, y माइनस 2 अपॉन 0। अब इसको स्ट्रेट बनाना पड़ेगा, पहले x बाद में y बाद में z। दैट इज x माइनस 0, यहाँ पे x है ना अनली, तो x माइनस x1 की वैल्यू 0 है, अपॉन 1/4 z माइनस 5/3 अपॉन 1/3। नहीं, सबसे पहले y, अभी y लिखेंगे हम, ये x हो गया, y माइनस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस 5/3 अपॉन 1/3 हो गया। अब ये मिल गए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस दिस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, this Cartesian equation of line passing through the point, ये कौन सा है, 0 to 5/3 having direction ratio, having
डायरेक्शन रेशो ABC, कौन सा डायरेक्शन रेशो मिल गया? 1/4, 0, 1/3। ओके, ये रेसिप्रोकल में है, उसका रेसिप्रोकल भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 और 3 किसके टेबल में है? यानी 4 और 3 इनका एलसीएम हम निकाल देते हैं तो 12 हो जाता है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम 12, तो यहाँ पे मिलेगा 3, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4। ये होता है डायरेक्शन रेशो। इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो। Therefore we get, हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट वी गेट पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू 0i प्लस 2j प्लस 5 3 यूनिट वेक्टर के। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर भी 3i प्लस 0j प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। अब हम लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर a की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर b की वैल्यू, उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर r इक्वल, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर a की वैल्यू प्लस लैम्डा और यहाँ पे लिखना है पोजीशन वेक्टर b की वैल्यू। It is the required vector equation of line. Next, find direction cosines of the line. Position vector r is equal to minus 2i plus 5j minus यूनिट वेक्टर के लैम्डा 2 यूनिट वेक्टर i plus 3j। अब डायरेक्शन कोसाइंस 3D में हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। Find direction cosines DCS and direction cosine of the line। ये लाइन कौन सी है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से रहे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये भी है डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एन ये भी है डायरेक्शन कोसाइन। कौन सा है? एल एम एन। और कौन सा है? कॉस अल्फा। और कौन सा है? कॉस बीटा। और कौन सा है? कॉस गामा। ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये भी है डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन इसका यूज नहीं होगा क्योंकि प्रॉब्लम में ये कब, मैंने बताया था ना, इसका यूज कब होता है? जब प्रॉब्लम में एंगल रहता है। अब प्रॉब्लम में एंगल नहीं है तो इसका यूज नहीं हो जाएगा। एल एम एन इसका यूज करना पड़ेगा। फिर एल एम एन इसका यूज करेंगे तो एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशो ABC। फार्मूले में है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो एल का फार्मूला ये अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका फार्मूला प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ और यहाँ पे सी अपॉन रूट ऑफ। ये वाला फार्मूला है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ABC यानी डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशो यहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? यहाँ से नहीं मिलेगा क्योंकि ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है। यहाँ से मिलेगा क्योंकि ये है पोजीशन वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर जो डायरेक्शन रेशो से बनता है। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशो मिलेगा। यहाँ से जब डायरेक्शन रेशो मिलेगा तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ओके, तो ये लेवल डायरेक्शन कोसाइन कौन से रहते हैं? पहले ये लिख लेते हैं। लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। वी नो एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
एम इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय रूट ऑफ, यही रूट लिखना है, एन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ, यही रूट लिखना है। इसको डिनोट कर दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट डिनोट कर दिए। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशो। तो अब लिखेंगे गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन और कंपेयरिंग गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी। तो हमें ओनली चाहिए पोजीशन वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। देयरफॉर डायरेक्शन रेशो ए बी सी इज इक्वल टू 2 3 0। मिल गया डायरेक्शन रेशो पोजीशन वेक्टर बी से। अब ये वाली वैल्यू ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, यहां पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एल इज इक्वल टू, ये की वैल्यू क्या है 2, यहां पे रूट में क्या लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0, प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 13, 2 बाई 30। एम इज इक्वल टू, यहां भी फार्मूला लिख दो प्लस माइनस, एम की वैल्यू क्या है, एम बी की वैल्यू क्या है 3 बाय रूट 30। एम इसका फार्मूला यहां पे लिख दो इज इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 मिलेगा। तो लास्ट में आंसर लिख दो डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये लिख दो। अब ये लेसन कल एंड हो जाएगा, इसके बाद में प्लेन लेसन। तो प्लेन लेसन अभी नहीं लेंगे हम, क्योंकि प्लेन लेसन इसके अपोजिट में है। यहाँ पे जैसा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, वहाँ पे है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इधर है तो उधर है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ पे है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन, वहाँ पे है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। ऐसा बिल्कुल अपोजिट में है और लेसन इजी है। ओके, तो प्लेन लेसन अभी नहीं लेंगे। उसके बाद में आता है एलपीपी लेसन। ये भी लेसन इजी है। ये लेसन ओनली 4 दिन का है। ये ग्राफ वाला ये यहाँ पे है ग्राफ है एलपीपी में। तो प्लेन भी नहीं लेंगे क्योंकि प्लेन बिल्कुल इजी है, इसके अपोजिट में है। प्लेन अभी नहीं लेंगे। एलपीपी ये 4 ही दिन का है क्योंकि वो ग्राफ का है। और फिर प्लेन लेसन को भी सिर्फ 6 से 7 दिन लगेंगे, इसको 4 दिन। और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये थोड़ा बहुत बड़ा लेसन है और डिफिकल्ट लेसन है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होने के बाद ये कंसीडर कर दो कि हमारा एक पेपर कंप्लीट हो गया। तो कल ये लेसन एंड होने के बाद कल ही मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले सेंड कर दूंगा और वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रेगुलर ट्यूशन से होगा यहाँ से। ओके, आपको 27 से बताया था। हो सकता है कि 2 दिन पहले भी आपको बुला सकता हूँ, वैसा मैसेज ग्रुप पे सेंड कर देंगे।